हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूबीएससी विदाउट क्लटर की न्यूज़पेपर से प्रश्न पत्र तक की सीरीज में। यहाँ पर हमारा मेन टारगेट है न्यूज़पेपर से जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ेज हैं जो आपको प्रीलिम्स और मेंस में मदद कर सकती हैं वो निकालना और आपको टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। सबसे पहले आई एम रियली सॉरी, आज का जो सेशन है हमारा थोड़ा लेट अपलोड हो रहा है, बट यहाँ पर मैटर करती है कंसिस्टेंसी। आप भी अपनी स्टडीज़ में कंसिस्टेंसी पर ध्यान दिया करो कि भले रोज 2 घंटे 3 घंटे पढ़ो, बट पढ़ो, ब्रेक ना आने पाए, ठीक है। और एक और चीज जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ, अगर मेरी स्पीड स्लो है काइंडली वॉच दिस वीडियो इन 2x ताकि आपका टाइम सेफ हो सके, बिकॉज हमारे लिए आपका टाइम ज़्यादा ज़रूरी है एज कम्पेयर टू अवर वॉच आवर्स। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ क्या कहती है? Simultaneous polls do not violate constitutional basic structure, जस्टिस गावाई। जो हमारे फॉर्मल सीजेआई हैं जस्टिस गावाई, उन्होंने कहा कि साइमल्टेनियस पोल्स जो हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को वायलेट नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पहले समझना, मैम ये साइमल्टेनियस पोल्स क्या होते हैं। देखो, जब हम लोकसभा प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज दोनों में सेम टाइम पर इलेक्शंस करवाएं, इसे कहा जाता है साइमल्टेनियस इलेक्शंस। अभी जो पार्लियामेंट में बात चल रही है, जिन पोल्स की, जिन साइमल्टेनियस इलेक्शंस की बात चल रही है, वो सिर्फ इन दो लेवल पर ही चल रही है। इस चीज से कंफ्यूज मत होना कि क्या हम इसे लोकल लेवल पर भी ले जाने की बात कर रहे हैं। अभी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। हम सिर्फ अभी इसे बिगनिंग लेवल, दैट मीन्स लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन को साइमल्टेनियसली करवाने के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। अब होगा क्या? देखो, ये कोई नई प्रैक्टिस नहीं है। जब हमारा देश बना था तो जो स्टार्टिंग के इलेक्शंस थे 1951, 57, 62 एंड इवन 67, इन ईयर्स तक हमारी कंट्री में साइमल्टेनियस इलेक्शंस ही होते थे। या तो सिंगल डे में इलेक्शन होते थे लोकसभा के लिए भी, साथ के साथ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए, या फिर सिमिलर या क्लोज टाइम फ्रेम, मतलब उसी समय के आसपास दोनों लेवल्स पर इलेक्शंस हो जाते थे। बट उसके बाद आपको पता है 1967 के बाद क्या हुआ? इमरजेंसी आई, चाइना इंडिया वॉर स्टार्ट हुआ, हमें लोकसभा को पहले डिसॉल्व करना पड़ गया, कई सारे स्टेट्स में प्रेसिडेंट रूल लगाने पड़ गए। इन सब की वजह से इलेक्शन की जो साइकिल है दोनों की, वो डिस्टर्ब हो गई। इसीलिए आज़ादी के बाद फाइनली 129th अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया, जो बात कर रहा है कि हमें लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन को सिंक्रनाइज करना है। ये मुद्दा गया है पार्लियामेंट्री जॉइंट कमिटीज के पास कि क्या ये सही रहेगा, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं एक एक चीजें। पहला, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। पहला क्वेश्चन उठता है कि अगर आप दोनों लेवल के इलेक्शंस, दैट मीन्स लोकसभा को और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस को सिंक्रोनाइज कर रहे हो, तो क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को वायलेट कर रहा है? द आंसर इज, समझते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन पहले समझो क्या होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे फीचर्स जो कि मतलब हमारे फाउंडिंग फादर्स ने, जिनके बेसिस पर जो हमारे इंडिया का एक आइडिया है, फॉर एग्जाम्पल फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी, जुडिशियल रिव्यू, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये सारे बेसिक आइडियाज हैं। ये सारे हमारे इंडिया को बनाते हैं, ठीक है। इंडिया को ऐसे सिर्फ आप एक इसको जियोग्राफिकल रीजन से मत समझो। इंडिया एक ऐसा नेशन है जो कि इन आइडियाज से बना हुआ है, ठीक है। फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी, जुडिशियल रिव्यू, पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो कहीं अगर ये
अमेंडमेंट लाया गया तो ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को तो नहीं वायलेट कर रहा है। डिबेट ये कह रहा है कि कहीं ये फेडरल ऑटोनॉमी को तो नहीं डाइल्यूट करेगा। क्या इससे जो हमारी पार्लियामेंट्री की अकाउंटेबिलिटी है वो तो नहीं डिस्टर्ब होगी। ठीक है। दूसरा, फेडरलिज्म कंसर्न्स। बेसिकली होता क्या है कि अगर किसी स्टेट की गवर्नमेंट्स पहले मतलब मिड टर्म में उन्हें खत्म करना पड़ जाए तो क्या उन स्टेट्स में प्रेसिडेंट रूल बढ़ जाएंगे, है ना? क्या स्टेट्स अपनी पॉलिटिकल ऑटोनॉमी को लूज कर जाएंगी? ये सारे कंसर्न्स हैं जो सामने आ रहे हैं हमारे। ठीक है। तीसरा, पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी। अगर आप कई बार इलेक्शंस करवाते हो, लोकसभा के लेवल पर अलग इलेक्शंस हो रहे हैं, फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए अलग इलेक्शंस हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है, डेमोक्रेटिक चेक कंटिन्यू बना रहता है। लोगों को पता चल रहा है कि आप क्या काम कर रहे हो, आप कौन सी पार्टी हो। आप बार बार लोगों का आदेश लेने जा रहे हो, जन आदेश, कि भाई मुझे मैंडेट दो कि मैं अपनी कंट्री के लिए काम करूं। बट अगर आप एक लेवल पर करवा दोगे मतलब आपको बार बार लोगों के पास जाना नहीं पड़ेगा। इसीलिए ये सारे इश्यूज उठाए गए हैं कि अगर हम सिंक्रोनाइज्ड इलेक्शंस करवा रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें चैलेंज हो सकती हैं। कुछ आर्ग्यूमेंट्स जो फेवर करते हैं सिंक्रोनाइज्ड इलेक्शंस को, दे आर, इट विल रिड्यूस द इलेक्शन एक्सपेंडिचर, इट विल मिनिमाइज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट डिस्ट्रप्शन। मतलब कि हम सब जानते हैं इंडिया में इलेक्शंस में बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है। फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है, दैट मीन्स ये ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी सरकार कोई मेजर पॉलिसी नहीं ला सकती है ना? तो मतलब कि इसका टाइम कम होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी आएगी, बेटर गवर्नेंस कंटिन्यू रहेगा, इट विल रिड्यूस पॉपुलिस्ट अनाउंसमेंट्स बिफोर एवरी इलेक्शन। समझ में आया? ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि ओवरऑल जो भी हमारी सरकार बनेगी, जो भी हमारी गवर्नमेंट बनेगी, उसको टाइम ज़्यादा मिलेगा काम करने का। अभी क्या होता है, लोकसभा के इलेक्शंस हुए, ठीक है, सारे बड़े लीडर्स इसमें बिजी थे, उसके बाद इलेक्शंस ओवर हो जाएंगे, सरकार बनेगी तो काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन इसी बीच लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन आ गए तो वापस से जो यहाँ पर मेंबर्स थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो अब यहाँ आ जाएंगे, उनका फोकस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा कि अब हमें स्टेट्स में भी अपनी पार्टी को जितवाना है। कैंपेन्स में जाएंगे, लोगों को अपील करने जाएंगे, रैलीज में जाएंगे। तो भाई जब आप सारा टाइम इलेक्शंस में बिजी रहोगे तो काम कब करोगे? इसीलिए सिंक्रोनाइज्ड इलेक्शन विल गिव मोर टाइम टू अवर गवर्नमेंट्स कि वो कुछ परफॉर्म करें, प्रोडक्टिव काम करें। कुछ चीज़ें अगेंस्ट में भी हैं, जैसे कि नेशनल इशू में ओवरशैडो द स्टेट इश्यूज। इंडिया के लोग, ठीक है, आपने उनको राइट टू वोट दिया, यूनिवर्सल एडल्ट सफराज दिया, बहुत अच्छी बात है, बट दे आर नॉट स्टिल दैट मच एजुकेटेड कि वो सेग्रीगेट कर पाए कि नेशनल इशू क्या है और स्टेट इशू क्या है। मेरे स्टेट के लिए कौन सी सरकार सही होगी और नेशनल लेवल पर कौन सी सरकार सही होगी। ठीक है। इट विल वीकेंस फेडरल स्पिरिट। लॉजिस्टिकल चैलेंजेस may require constitutional amendments, risk of one party dominance। लॉजिस्टिकल चैलेंजेस मतलब अभी भी एक इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए हमें कितनी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, डिफेंस पर्सोनेल्स, पुलिस स्टाफ, हर एक चीज़ जो एक स्मूथ इलेक्शन को कंडक्ट करवा पाए। ऑल ओवर इंडिया जब आप साइमल्टेनियस इलेक्शंस करवाओगे देन इतना लॉजिस्टिक्स कहाँ से लाओगे? समझ में आया? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। ये आर्टिकल बात कर रहा है साइमल्टेनियस इलेक्शंस की। हमने समझा क्या है साइमल्टेनियस इलेक्शंस, उसके आर्ग्यूमेंट्स और फेवर दोनों समझ लिए। आगे चलते हैं। दूसरी न्यूज़ है, DAC गिव्स नॉट फॉर 114 राफेल्स फॉर IAF एंड 6 मोर P-81 एयरक्राफ्ट फॉर नेवी। नेवी के लिए ये एयरक्राफ्ट मंगाए गए हैं और इंडियन एयरफोर्स के लिए राफेल्स मंगवाए गए हैं। ठीक है, अच्छी बात है। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है
याद रखना, DAC डिफेंस प्रोक्योरमेंट के लिए एक एपेक्स बॉडी है जो कि एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को परमिशन देती है। जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट जहाँ से स्टार्ट होता है, जो जो उनकी रिक्वायरमेंट होती हैं उन्हें पहले स्टेज पर एक्सेप्ट करने को बोला जाता है एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, और ये काम किया जाता है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, याद रखना। ये फोकस करती है कि इंडिजिनाइजेशन, मेक इन इंडिया और सेल्फ रिलायंस इन द डिफेंस सेक्टर। ठीक है, उसके बाद अगली न्यूज क्या कहती है? एज मल्टीलैटरलिज्म इरोड्स, इंडिया मस्ट रीफ्रेम इट्स फॉरेन पॉलिसी। ये बहुत प्यारा आर्टिकल आया है, समझने की कोशिश करना क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि देखो, मल्टीलैटरलिज्म कहीं ना कहीं इरोड हो रहा है। एक तो नए पावर आ रहे हैं, सबसे बड़ा पावर चाइना। ठीक है, पहले जो बायपोलर वर्ल्ड था वो अब शिफ्ट हो रहा है मल्टीपोलर वर्ल्ड में। कई सारे पावर के सेंटर्स इमर्ज हुए हैं, USA, चाइना, और जो मेजर पावर्स है ना, दे आर फोकसिंग ऑन नेशनल इंटरेस्ट। ग्लोबल रूल्स को फॉलो करने की बजाय, रूल बेस्ड ऑर्डर को फॉलो करने की बजाय, दे आर फोकसिंग ऑन नेशनल इंटरेस्ट। तो इंडिया भी सिर्फ स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पर फोकस करके नहीं आगे बढ़ सकता है, उसे अपनी डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज पर भी फोकस करना पड़ेगा। समझ रहे हो? देखो, एक समय था जब बायपोलर वर्ल्ड था, US और USSR। इंडिया ने बोला भाई मैं फॉलो करूंगा नॉन अलाइनमेंट, मैं किसी एक कंट्री के साइड नहीं जाऊंगा। 1991 के बाद जब USSR ब्रेक हो गया, इंडिया थोड़ा सा मूव हो गया USA के साइड। ठीक है, हालांकि उसने रशिया के साथ भी अपने रिलेशंस कंटिन्यू अच्छे रखे, बट मूव हो गया। ठीक है, USA की तरफ ज्यादा टिल्टेड हो गया। करंट सिचुएशन में अगर बात करोगे तो एक तरफ है USA, दूसरी तरफ है चाइना। इन सबके बीच में इंडिया अटक गया है एज अ स्विंग स्टेट। ठीक है, तो इंडिया को स्विंग स्टेट नहीं बन के रहना है, बल्कि अपनी डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज को बढ़ाना है, बनाना है और ज्यादा आगे पहुंचना है। आप अपनी कैपेबिलिटीज को बनाओ, ट्रेड को डाइवर्सिफाई करो, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स को और डीप करो, विकसित भारत 2047 पर फोकस करो। इन सारी चीजों को करके, जैसे कि कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी पर, AI पर, साइबर पावर पर अपना इन्वेस्टमेंट करना है, डेमोग्राफी का एडवांटेज बनाना है, अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है ना। ट्रेड डाइवर्सिफाई करना मतलब कि USA पर अपनी डिपेंडेंस को कम करना है। एशिया, अफ्रीका, अलग अलग नेशंस के साथ आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करो, जैसे रिसेंटली आपने यूरोपियन यूनियन के साथ साइन किया है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और डीप करना, दैट मीन्स USA, रशिया और चाइना तीनों के बीच में एक बैलेंस बना करके चलना है ना। और विकसित भारत 2047 में हमें स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को रिप्लेस करना है विद द डेवलपमेंट फोकस्ड डिप्लोमेसी। ऐसे रिलेशंस, ऐसा IR में हमारा व्यवहार हो जो कि हमारे डेवलपमेंट में हमें मदद कर सके। क्लियर हुआ? यही इस आर्टिकल में बात की गई है। अगला न्यूज क्या कहता है? will not allow anyone to touch the Aravallis until experts define range। अब बात हो रही है कि मैम ये न्यूज क्या कह रही है। देखो, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हरियाणा गवर्नमेंट को रोक लगाया है कि जो उनका एक प्रोजेक्ट है, अरावली जंगल सफारी प्रोजेक्ट, उसको उन्होंने कहा कि भाई अभी आप इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इट विल इरोड द अरावलीज। बेसिकली यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है डेफिनीशन। अरावली की डेफिनीशन को लेकर के
कंटिन्यूस सुप्रीम कोर्ट में केसेस जा रहे हैं। उनका मानना है कि यार एक क्राइटेरिया सेट करो कि ऐसी कोई भी रेंज जिसकी एलिवेशन जो है सी लेवल से वो 100 मीटर की है, या तो आप उसको अरावली मानोगे, या फिर अगर हिल्स के बीच में 500 मीटर का गैप है तो आप उसको अरावली नहीं मानोगे। तो ऐसी वेग डेफिनेशंस के कारण अरावली कंटिन्यू इरोड हो रहा है। नैरो डेफिनेशन के कारण कंटिन्यू वहां पर माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, और जो बड़ा मेजर अरावली का पोर्शन है वो लीगल प्रोटेक्शन से बाहर चला गया है ना। तो इन्हीं सब वजह से सुप्रीम कोर्ट में केसेस उठ रहे हैं। ठीक है, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, पहले अरावली को समझना। इसका अगर एक्सटेंशन देखोगे, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड देन दिल्ली। इवन अरावली की अपनी ही इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है। डेजर्टिफिकेशन, थार डेजर्ट और एक्सटेंड ना हो, इसके लिए अरावली एक्ट्स एज अ नेचुरल बैरियर। एनसीआर वाले रीजन में ये ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में हमारी मदद करता है। जो दिल्ली का डस्ट पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल करता है। बायोडाइवर्सिटी का एक बड़ा हॉट स्पॉट है। इवन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 21 जो बात करता है राइट टू लाइफ, वो भी हमें क्लीन एनवायरनमेंट के लिए बात करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्राइन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्लियरली कहा है कि डेवलपमेंट मस्ट नॉट कंप्रोमाइज इकोलॉजी। दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट इज प्रोटेक्टिंग अरावलीज। ठीक है, समझ में आया? जितना यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट था उतना हमने समझ लिया। क्या डिस्प्यूटेड मुद्दा, क्या हरियाणा की जंगल सफारी थी, ये सब यूपीएससी मुझसे नहीं पूछेगा। डॉक्ट्राइन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करनी थी मुझे, ये सारे फीचर्स बताने थे, सब डिस्कस हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली न्यूज क्या कहती है, ये कह रही है फार्मर्स पल्स के बारे में। ठीक है, फार्मर्स पल्स क्या है, इसमें बात की गई है इंडिया की डिपेंडेंस ऑन पल्स इंपोर्ट्स। ठीक है, देखो हमारी जो डिमांड है पल्सेस की वो है 3 करोड़ टन्स, और हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर पाते हैं 2.5 करोड़ टन्स। दैट मीन्स अपनी जो डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप है वो गैप फिल होता है इंपोर्ट्स के द्वारा। हम दैट मीन्स पल्सेस को इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब ये जो आर्टिकल है ये बात कर रहा है कि जो पल्सेस है ना ये काफ़ी सेंसिटिव इशू है। क्यों? ठीक है, इंपोर्ट जो है वो कंज्यूमर के लिए गुड्स को तो अवेलेबल करवा देगा, इवन लोअर प्राइस में करा देगा, इससे फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल रहेगा, बट इट विल डायरेक्टली इम्पैक्ट द डोमेस्टिक प्राइसेस। इट विल हर्ट द फार्मर्स इनकम। समझ रहे हो? दैट्स वाई अगर जो भी ट्रेड डील हुई है उसमें अगर हम यूएसए से फाइनलाइज करते हैं पल्सेस को इंपोर्ट करने के लिए, तो ये हमारे फार्मर्स को इफेक्ट करेगा। ठीक है, इंस्टीड ऑफ इंपोर्ट डिपेंडेंस वी शुड चेंज अवर पॉलिसीज। जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं उन्हें चेंज करने की जरूरत है। पहला जो पल्स है वो मेजरली रेन फेड कल्टीवेशन में किया जाता है। इसमें आप इरिगेशन को बढ़ाओ, इम्प्रूव करो। ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में इंडिया में जो पल्सेस के सीड्स यूज होते हैं दे आर लो ईल्ड बढ़ाओ। तीसरा, प्रोक्योरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करो। व्हीट एंड राइस को आप एमएसपी पे अच्छे से प्रोक्योर कर रहे हो, बट व्हाट अबाउट पल्सेस? यहाँ पर हमें एश्योर्ड एमएसपी भी नहीं दी जाती है। पल्सेस के मैटर में देयर इज अ हाई प्राइस वोलेटिलिटी। ठीक है, तो इन सारे स्ट्रक्चरल इश्यूज को रिफॉर्म करके गवर्नमेंट इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस करके हम पल्सेस के इंपोर्ट्स को कम कर सकते हैं। क्लियर है? ये आर्टिकल इतना ही कह रहा है।
अगली न्यूज़ की अगर मैं बात करूं तो टू फेक टू बी गुड, इट्स टॉकिंग अबाउट द आईटी रूल्स। रिसेंटली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स में कुछ चेंजेस किए गए। इसमें ये कहा गया कि जो भी एआई जनरेटेड कंटेंट है उसमें आपको लेबलिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। दैट मीन्स जो भी डाटा, इंफॉर्मेशन, वीडियो, ऑडियो, क्लिप, शॉर्ट्स, कुछ भी जो आप ला रहे हो सोशल मीडिया में, जो पब्लिश किए जा रहे हैं, उन सब में पहले आपको दिखाना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ एआई जनरेटेड है और कौन सी चीज़ रियल है। अब ये तो आपने इंट्रोड्यूस कर दिया। इंट्रोड्यूस करना क्यों जरूरी था? ताकि आप लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन से बचा सको। सही बात है, रियल और सिंथेटिक में फर्क पता चले। लोग इंडिया के बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो जाते हैं, तो उस मैनिपुलेशन को रोकने के लिए बट इस आर्टिकल में कुछ कंसर्न्स उठाए गए हैं। सबसे पहला चीज, जो पहले इंटरमीडियरीज के पास, सोशल मीडिया के पास 36 आवर्स का टाइम था कि अगर गवर्नमेंट ऑर्डर दे रही है तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जैसे ही ऑर्डर मिल रहा है तो वो फॉलो करने के लिए आपके पास 36 घंटे, आप 36 घंटे में उस इंफॉर्मेशन को हटाओ नेट से। लेकिन अब उसको कर दिया गया है 3 आवर्स। ये बहुत छोटा टाइम है, इट्स रियली स्मॉल टाइम। इसमें क्या होगा, प्रॉब्लम क्या आ सकती है? आर्टिकल कह रहा है कि इसमें प्लेटफॉर्म्स ऐसे कंटेंट को भी रिमूव कर सकते हैं जो कि यूजर के लिए इम्पॉर्टेंट है। दैट मीन्स यहाँ पर प्लेटफॉर्म के पास उतना भी टाइम नहीं है कि वो प्रॉपर वेरिफिकेशन कर पाए। प्लेटफॉर्म अपने आप को बचाने के लिए किसी भी सिचुएशन में 3 आवर्स के अंतर्गत वो इंफॉर्मेशन को डाउन कर देगा, हटा देगा नेट से। दैट मीन्स इट इज कहीं ना कहीं डाइल्यूटिंग द फ्री स्पीच। सेफ हार्बर का प्रिंसिपल की अगर बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग याद रखना, सेफ हार्बर प्रिंसिपल सेक्शन 79 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में मेंशन है, जो इंटरमीडियरी को फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं कि अगर आप गवर्नमेंट के साथ कंप्लाइन कर रहे हो, उसकी चीज़ों को मान रहे हो, ऑर्डर्स को मान रहे हो, तो आप सेफ हो, आप उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो जो कंटेंट आपकी साइट पर पब्लिश किया जा रहा है। लेकिन अगर वो पर्सन, इंटरमीडियरी, 3 घंटे में गवर्नमेंट के ऑर्डर को नहीं मान रहा है तो उसका सेफ हार्बर प्रिंसिपल भी चला जाएगा। गवर्नमेंट विल नॉट प्रोटेक्ट दैट साइट, गवर्नमेंट उस साइट को रिस्पॉन्सिबल मानेगी। साथ के साथ जो ये इंट्रोड्यूस किए गए हैं 36 घंटे से 3 घंटे का टाइम जो दिया गया है, ये पब्लिक कंसल्टेशन के बाद नहीं इंट्रोड्यूस किया गया है। यहाँ से ट्रांसपेरेंसी, डेमोक्रेटिक प्रोसेस, पार्लियामेंट्री ओवरसाइट, ये सारी चीज़ों पर कंसर्न हो रहा है ना? क्लियर हुआ इतना? आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम हमारे अगले सेशन में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो जिसका नाम है यूपीएससी विदाउट क्लटर, ताकि आप इजीली यूपीएससी की प्रिपरेशन कर पाओ।